नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। किसी भी राज्य की सरकार आखिर चलती कैसे है, रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है, और सबसे बड़ा सवाल, असली शक्ति किसके हाथ में होती है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भारतीय राज्य सरकार के शक्ति के इन 3 स्तंभों को परत दर परत समझते हैं। ये सवाल तो हमेशा ही बहस का मुद्दा रहता है ना, कि भाई असली पावर है किसके पास, राज्यपाल के पास जो संवैधानिक प्रमुख हैं, या फिर मुख्यमंत्री के पास जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा सत्ता के उस मंच पर जहां सारे नियम कानून बनते हैं, और वो मंच है राज्य का विधानमंडल। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य विधानमंडल की। ये वो जगह है जहां जनता की आवाज गूंजती है और कानून की शक्ल लेती है। यहीं से असल में एक राज्य की दिशा तय होती है। अब देखिए, किसी भी राज्य के विधानमंडल में या तो एक सदन होता है या फिर 2। ज्यादातर राज्यों में आपको सिर्फ एक ही सदन मिलेगा, विधानसभा। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब सवाल उठता है कि 2 सदन क्यों? इसका मकसद बस इतना सा है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास न हो जाए। एक तरह से ये एक सेफ्टी चेक जैसा है, ताकि हर पहलू पर अच्छे से बहस हो सके। और इन दोनों सदनों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, वो सीधे सीधे जनता की आवाज है। यहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम सब हर 5 साल में वोट देकर चुनते हैं। दूसरी तरफ है विधान परिषद, यानी ऊपरी सदन। ये एक तरह का एक थिंकर्स रूम है। इसके सदस्य सीधे नहीं चुने जाते, इन्हें टीचर्स, ग्रेजुएट्स और दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर चुनते हैं। तो यहां पर कोशिश ये रहती है कि कानूनों पर सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की नजर से भी बहस हो। यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, पावर बैलेंस की। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? सिंपल है, ताकि जो सदन सीधे जनता ने चुना है, यानी विधानसभा, उसकी आवाज हमेशा ज्यादा मजबूत रहे। पावर का पलड़ा हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ ही भारी रहना चाहिए। अच्छा, पर जब बात आती है पैसे की, यानी टैक्स, बजट, इन सब चीजों की, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहां सारी की सारी पावर विधानसभा के हाथ में आ जाती है। विधान परिषद किसी मनी बिल पर सिर्फ कह सकते हैं, सलाह दे सकती है, या उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए रोक सकती है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल साफ है। जनता के पैसे का हिसाब किताब करने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्हें जनता ने सीधे तौर पे चुना है। तो ठीक है, कानून तो बन गए विधानमंडल में, पर उन्हें लागू कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, यानी राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल का जो रोल है ना, वो काफी दिलचस्प है। एक तरह से उनकी दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वो राज्य के औपचारिक हेड हैं, मतलब सारे सरकारी काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। पर दूसरी तरफ उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि भी होते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि संविधान कहता है कि उन्हें ज्यादातर काम मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करने होते हैं। अब अगर इनकी शक्तियों की बात करें तो वो काफी बड़ी हैं। सबसे पहले चुनाव के बाद सरकार बनाने का न्योता यही देते हैं, मतलब बहुमत वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर सीएम की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। और हां, एक और बड़ी पावर है। अगर विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो वो एक अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। अब ये अध्यादेश क्या चीज है? इसे आप एक तरह का टेम्पररी कानून समझिए। जब विधानसभा की बैठक नहीं हो रही हो, तब सरकार को अर्जेंट एक्शन लेने के लिए ये पावर दी गई है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही विधानसभा का सेशन वापस शुरू होता है, इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर पास करवाना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। और यहीं पर राज्यपाल की एक बहुत ही कह सकते हैं छुपी हुई लेकिन बहुत शक्तिशाली पावर सामने आती है। देखिए, मनी बिल के अलावा अगर कोई दूसरा बिल उनके पास जाता है, तो संविधान उन्हें कोई टाइम लिमिट नहीं देता कि कब तक उस पर फैसला लेना है। इसका मतलब वो चाहे तो किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी मेज पर रख सकते हैं। इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। और ये एक ऐसी पावर है जो कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव की वजह भी बन जाती है।
तो ठीक है, राज्यपाल हो गए औपचारिक प्रमुख, पर सवाल वही है, रोज की सरकार कौन चलाता है, कौन लेता है असली फैसले? तो अब बात करते हैं शक्ति के तीसरे और सबसे मजबूत स्तंभ की, मुख्यमंत्री, जो असल में असली कार्यकारी हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर चुने नहीं जाते, बल्कि नियुक्त होते हैं। चौंक गए? देखिए, हम सब वोट देकर अपने इलाके का विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। फिर जिस पार्टी या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, उस ग्रुप के लीडर को राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। तो टेक्निकली वो जनता के चुने हुए लीडर हैं, पर उनकी पोस्टिंग एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और यही मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब कि असली पावर किसके पास है। देखिए, राज्यपाल राज्य के हेड हैं, लेकिन सरकार के हेड मुख्यमंत्री होते हैं। असल में सरकार चलाने की पावर, यानी नीतियां बनाना, बड़े फैसले लेना, उन्हें लागू करवाना, ये सब कुछ मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होता है। एक राज्य का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये वही तय करते हैं। तो अब जब हम पावर के इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ मजेदार और रोचक किस्सों पर भी नजर डालते हैं। ये वो किस्से हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया आकार दिया है। कुश्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, ये लाइनें सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर मेनका गांधी केस में कही थीं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं कि कानून बनाने की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। लोकतंत्र का एक और मजबूत स्तंभ यानी हमारी न्यायपालिका हमेशा ये देखती है कि कोई भी कानून फेयर और जस्ट हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। अब जरा इन दो नामों को देखिए, सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, और लीला सेठ, किसी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। इन महिलाओं ने सचमुच इतिहास रच दिया। इन्होंने साबित किया कि लीडरशिप और काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता, और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनी। और ये रिकॉर्ड देखिए, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूरे 23 साल तक, 1977 से लेकर साल 2000 तक। ये अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। उनके लगातार 5 कार्यकाल सिर्फ उनकी लोकप्रियता ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि एक लंबा कार्यकाल किसी राज्य को किस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकता है। आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जब हम इस ढांचे को समझते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े फैसले, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, और इसके लिए जवाबदेह कौन है। और एक जागरूक नागरिक होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि पावर किसके पास है, असली सवाल ये है कि उस पावर का इस्तेमाल किसके लिए और कैसे हो रहा है।